दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अंग में हम आज पढ़ेंगे सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर और जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। दोस्तों, देखते हैं लिंग पहचान। इसमें छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है, बाकी इसमें ज़्यादा देना चाहिए था, लेकिन छोटा सा चैप्टर है, फिर भी काफ़ी कुछ है इसमें। देख लेते हैं क्या है लिंग पहचान विकृति, क्या होती है इसको देखें। यह भारत में सबसे ज़्यादा चलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि उन्हें एक गलत शरीर बॉडी ईश्वर ने दे दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस तरह की अनुभूति वाले पुरुष को यह महसूस होता है कि वह महिला ही है, परंतु गलती से शरीर पुरुष का हो गया है। वो महिला ही है लेकिन गलती से पुरुष का हो गया। दूसरी तरफ इस तरह की अनुभूति वाली महिला को यह महसूस होता है कि वह पुरुष ही है, परंतु गलती से शरीर स्त्री का दे दिया है गया। ऐसा महसूस करके पुरुष तथा स्त्री दोनों को ही काफ़ी परेशान रहते हैं, और इस तरह की स्थिति को लिंग पहचान विकृति, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसे पूरा परालैंगिकता, ट्रांससेक्सुअलिज्म भी कहा जाता है। ब्लैन कार्ड 1989 के अनुसार इसे लिंग डायस्फोरिया, जेंडर डायस्फोरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जेंडर डायस्फोरिया भी कहा जाता है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कहा हूँ सबसे शुरू में, क्योंकि ये भारत में है। इसकी पहचान भारत में नहीं हो सकती है क्योंकि नहीं की गई है और बहुत डिफ़िकल्ट है। विदेशों में तो इसकी पहचान करके लोग अपना इलाज करके और अपने तरीके से जी लेते हैं, लेकिन भारत में तो इसकी पहचान हो ही नहीं पाती है। कुछ परालैंगिक व्यक्ति जैसे ट्रांससेक्सुअल पर्सन्स अपने लैंगिक विशेषताओं का हार्मोनल उपचार ट्रीटमेंट करते हैं। परालैंगिक पुरुष के लिए दिया जाने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन है। परालैंगिक हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन है। जबकि परालैंगिक महिलाओं के लिए लिया जाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। इस तरह के उपचार के बाद महिलाओं में पुरुषों के यौन गुण सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन ट्रांसिस्ट तथा पुरुषों में महिलाओं के गौण यौन गुण विकसित हो जाते हैं। फिर बाद में यौन पुनर्हस्तांतरण सर्जरी, सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी द्वारा उनमें नए यौन के अनुसार प्राथमिक यौन गुण प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का विकास किया जाता है। बहुत से परालैंगिक व्यक्तियों का कहना है कि वे अपनी इस परालैंगिक अनुभूति से बाल्यावस्था से ही अवगत हैं। कई लोगों ने यह भी बतलाया है कि वे बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था से ही विपरीत लिंग की पोशाक पहनते थे तथा विपरीत लिंग के व्यक्तियों की यौन भूमिका करते थे। यद्यपि लिंग पहचान विकृति बहुत कुछ भिन्न लिंग वस्त्र धारण ट्रांसवेंटिज्म से मिलता जुलता है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भिन्न लिंग वस्त्र धारण एक तरह का पारफिलिया है। क्या है दोस्तों? एक तरह का क्या है? यह पारफिलिया है, और जिनमें एक विषम लिंगी पुरुष लैंगिक उत्तेजन की प्राप्ति के ख्याल से महिला का वस्त्र धारण करता है। ऐसे पुरुष में महिला होने का कोई भाव नहीं होता है, सिर्फ महिला का वस्त्र धारण मात्र से ही उन्हें लैंगिक उत्तेजन मिलता है। दूसरी तरफ परालैंगिक व्यक्ति क्रॉस पहनावा, क्रॉस डिजाइनिंग से लैंगिक उत्तेजन का अनुभव नहीं करता है। इस विकृति का उत्तम उपचार यौन पुनर्हस्तांतरण सर्जरी, सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी है, और इसकी आइडेंटिटी जिसमें रोगी के जिनेंद्रिय जेनेंटियल को लिंग पहचान जेंडर आइडेंटिटी से सुमेलित मैच कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हमने ये लिंग पहचान विकृति को देखे कि बालक का शरीर जब महिलाओं सा थोड़ा सा होता है तो वह अपने आप को महिला समझने लगता है, और महिला का थोड़ा पुरुष टाइप का होता है तो वह अपने को आपको पुरुष समझ बैठती है, और इसी को लिंग पहचान विकृति के नाम से दे दिया गया है। और यह पहचान हो जाए सही समय में तो इसका एक ही इलाज है, सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी, जिसको बोलते हैं पुनर्हस्तांतरण सर्जरी, जिससे कि वह अपनी सही अवस्था में वो आ जाएं, अपने सही लिंग में वो आ जाएं। तो दोस्तों, इसी से जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छोटा सा चैप्टर था, इसको देख लेते हैं। लिंग पहचान विकृति पाई जाती है केवल स्त्रियों में, केवल पुरुषों में, प्रयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। किन में पाई जाती है दोस्तों? दोनों में पाई जाती है। लिंग पहचान संबंधी भूमिका क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है दोस्तों? स्वस्थ समायोजन हेतु, सर्वांगीण विकास हेतु, अपनी पहचान स्थापित करने हेतु उपयुक्त सभी स्वस्थ समायोजन भी हो जाता है, उससे सर्वांगीण विकास भी हो और अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भी यह सभी कारण लिंग पहचान संबंधी भूमिका आवश्यक है। अगला है हमारे पास पुरुषत्व स्त्रीत्व की प्रवृत्ति का वर्णन किया।
पुरुषत्व स्त्रीत्व की प्रवृत्ति का वर्णन किया है। किसने किया? युंग ने किया, फ्राइड ने किया, सुलिवन ने किया और मरे ने किया। किसने किया दोस्तों? मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने इन दोनों का वर्णन किया, इनकी प्रवृत्तियों का। ऐसे पहले, अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे पहले विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने व्यक्तित्व विकास में लिंग सेक्स को बहुत अधिक महत्व दिया। किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने, सुलिवन ने, लेविस ने, एडलर ने। किसने दिया दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने सबसे ज्यादा लिंग को महत्व दिया है। प्रश्न क्रमांक 5 है कि एक बालक मां की ओर उन्मुख होता है तथा वह पिता का अधिकार लौटाना चाहता है, यह ग्रंथि कहलाती है। एक बालक मां की ओर उन्मुख होता है और तथा वह पिता का अधिकार लौटाना चाहता है, यह ग्रंथि कहलाती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इडिपस कॉम्प्लेक्स। मनोरचना आर्कीटाइप कौन सा कहलाता है दोस्तों? इडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है यह। अगला प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, फ्राइड के अनुसार जननेंद्रियां अवस्था जो होती है, जननेंद्रिय अवस्था 7 से 10 वर्ष होती है, 12 से 20 वर्ष होती है, 12 से 16 वर्ष होती है, 16 से 18 वर्ष होती है। फ्राइड के अनुसार जननेंद्रिय अवस्था होती है वह 12 से 20 वर्ष के बीच में होती है। तो मित्रों, हमारे द्वारा यह छोटा सा प्रयास व्यक्ति को जगाना, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े पेरेंट्स, माता पिता और शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह इन सभी चीज़ों को समझकर अपने पढ़ाए जाने वाले बालकों की विभिन्न कमियों को दूर कर उनको अधिगम प्रदान कर सकता है। और यह जो जानकारी है दोस्तों हमारे द्वारा शेयर की जा रही है, आप अपने छात्रों के साथ, आप अपने बालकों के साथ, अपने बच्चों के साथ ठीक प्रकार से बिहेव करें और उनमें ये जानें कि वह किस प्रकार के लैंगिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और उनके मन में क्या विकृति चल रही है, वो क्या लिंग पहचान कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी स्थितियों को जानकर उनका ठीक प्रकार से इलाज करने का काम करें और मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों को दिखाएं और उचित चिकित्सक के पास उनका परामर्श कराएं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।